घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabarwal.com. your search ends here. वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। और बिल्कुल पीके जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए हर वेंसडे की तरह। आप भी कॉल कर सकते हैं 4165930055। पीके जी वेलकम। Thank you very much, Sonam ji, and very good afternoon to all our listeners. जी वेलकम। Sonam ji. हाँ जी, और एज यूजुअल पीके जी पहले तो मार्केट की बातचीत करते हैं। जी मार्केट क्या स्लो तो है ही है, जो कि सबको पता है स्लो है। और आगे अब 13 जुलाई को अब एक और झटका लगना है इंटरेस्ट का जी। और नॉट ओनली 13 जुलाई, उसके बाद 7 सितंबर को भी बढ़ने का है। उसके बाद नॉट ओनली 7 सितंबर, 26 अक्टूबर को जो मीटिंग होगी उसमें भी तीनों बार बढ़ने की उम्मीद है। इससे मार्केट रुकी हुई है, विच इज ए वेरी गुड साइन। आई वुड से कि मार्केट नीचे आई और उसके बाद अभी थोड़ा ये बायर्स की मार्केट तरफ जा रही है, विच इज ए गुड साइन, क्योंकि बढ़ इतनी ज्यादा गई थी कि भाई इसको काबू करना मुश्किल था। और ये इंटरेस्ट रेट के बारे में जो बार बार जो क्वेश्चन उठता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया, ये अफोर्ड करना मुश्किल हो गया, ये बात हम भूल जाते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है अभी भी जाके प्राइम 3.7 में जाकर रुका हुआ है। ज्यादा लंबी दूर की बात नहीं है, 2007 के आसपास ये 6.2 था और उसको हम बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट कहा करते थे। अगर आप जाके पीछे देखें 6% इंटरेस्ट रेट प्राइम था और उसको हम अच्छा कहा करते थे, और अब हम 3.7 को गलत कह रहे हैं। उसका सिंपल कारण है कि हमें सस्ता और फ्री खाने की आदत पड़ गई, राइट। एक कारण और भी है कि हमें क्यों ये इतना महंगा लग रहा है कि उस जमाने में मकान बहुत सस्ते हुआ करते थे और अब लगभग 2-2.5 गुना बढ़ गए, तो अब हमारे को ये महंगा लगता है। ये भी एक सच्चाई है जिसको हम जुटला नहीं सकते। पर एक जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का सबसे ज्यादा कारण इकोनॉमी कंट्रोल में लाना, इन्फ्लेशन जो है वो तंग कर रहा है, नॉट ओनली कनाडा को, पूरे वर्ल्ड को। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है वो काबू करना जरूरी है। इसके कई कारण हो सकते हैं, ये रशियन वार भी कह लीजिए, शॉर्ट सप्लाई कर दिए, चाइना का जो बार वो जो लॉक कर देते हैं कोविड की वजह से, वहां से भी मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम पड़ रही है। बहुत कुछ है उसके अंदर, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन एक कसूर हमारा भी है, क्योंकि इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है सोनम जी कि लोगों की बाइंग पावर थोड़ी सी कम हो जाए। बिल्कुल। जब बाइंग पावर कम हो जाती है तो नेचुरली डिमांड एंड सप्लाई के अंदर बैलेंस बनने की कोशिश करते हैं, उससे बैलेंस बन जाता है। जब बैलेंस बनता है तो इन्फ्लेशन काबू में आ जाता है, राइट। ये इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है? कि डिमांड ज्यादा है, खर्च लोग ज्यादा कर रहे हैं। अब ये मैंने जो बेस बनाया उसका कारण ये था कि ही लॉक आपको पता, होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट का डेट जो है वो इस वक्त हाईएस्ट चला गया 168.8 बिलियन, जो हाईएस्ट है 2013 के बाद। ये ओएसएफआई की रिपोर्ट है। 0.9% मंथली बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? ये पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? एक, जिनको दिक्कत आई वो अपनी मॉर्गेज की पेमेंट में कर रहे हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मोर देन 50% ऑफ कैनेडियंस जो रेनोवेट कर रहे हैं, मोर देन 50% उसको रेनोवेशन में लगा रहे हैं। रेनोवेशन में लगाने का मतलब ये हो गया कि वही डिमांड ज्यादा, पीछे सप्लाई कम है, इन्फ्लेशन को काबू करने में इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, उल्टा ये नेगेटिविटी हो रही है। प्लस जो ये लोग उससे उठा के रेनोवेशन में लगा रहे हैं, उनको खुद भी ये सोचना चाहिए कि फॉर ए रेनी डे वो इसको बचा के रखें ही लोग को, ना कि खर्च कर लें। आगे टाइम ठीक नहीं है, जब टाइम ठीक नहीं है, जब टाइम अच्छा आएगा खर्च कर लेना, जब टाइम ठीक नहीं है तो इस पैसे को बचा के रखो रेनी डे के लिए। कभी दिक्कत आ गई, कभी परेशानी आ गई तो पैसा इस्तेमाल होगा, ना कि उसको रेनोवेशन में लगा दो। सबसे बड़ी एक और बात, और सोनम जी मैंने 2 मिनट ज्यादा ले लिया आपके। नहीं पीके जी प्लीज। सबसे बड़ी बात इसके अंदर एक और आ गई, पिछले 12 महीने के अंदर ये जो एवरेज हाउस होल्ड है
25,000 से ज्यादा रेनोवेशन में लगा रहा है, जो कि लास्ट ईयर से डबल है लास्ट ईयर से। यानी कि अगर 25,000 प्लस एवरेज हाउस होल्ड अगर रेनोवेशन में लगा रहा है जी, तो इसका मतलब यह है कि बड़े प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। उनका प्रोजेक्ट छोटा नहीं है, ये नहीं है कि छोटा से कुछ कर लिया रिपेयर, बड़ा रिपेयर कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी एक किस्म से कह लो कि एक नेगेटिव सा इसका असर होगा इन्फ्लेशन के ऊपर। और क्योंकि 84% लोगों ने कहा इनमें से कि उनका कोई प्लान मूव करने का नहीं है इस वक्त, तो हम लोग इस पैसे को रेनोवेशन में लगा रहे हैं। जी सनम जी। एक क्वेश्चन आया था अभी, ही इज आस्किंग कि जैसे बिल्डर्स आजकल न्यूज आ रही है कि बैकअप कर रहे हैं या फिर आपके क्लोजिंग के बाद दे आर आस्किंग मोर मनी टू क्लोज द यूनिट, तो फिर इस टाइम पे क्या किया जाए प्री कंस्ट्रक्शन में? जी, बैकआउट जो कर रहे हैं बिल्डर, पहले तो अपना एग्रीमेंट जब आप बाय कर रहे हैं तो उसको एग्रीमेंट को देखिए, क्या एग्रीमेंट के हिसाब से वो बैकआउट कर सकते हैं, पहली बात जी। अगर वो एग्रीमेंट के में लिखा हुआ है कि वो बैकआउट कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी नालायकी तो खरीदने वाले की ये होगी कि उसने इसको लॉयर से चेक क्यों नहीं कराया, या अपने एजेंट को पकड़ी जिसने कि इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि ये टर्मिनेशन क्लॉज क्या है, कब है, कितनी इजी है, क्या क्या उसकी कंडीशंस हैं, ये बड़ी जरूरी है। लेकिन अगर वो कंडीशंस उसके अंदर नहीं है और ग्रे एरिया को बिल्डर यूज कर रहा है, तो यू आर सेफ। मिलिए आपस में क्लाइंट्स मिलके, अपने बायर्स मिलके सूट फाइल करिए, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि जी बैंकरप्ट हो जाएगा और हमारे पैसे डूब जाएंगे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है हमारे ऑफिस में हम लोग कोई भी पैसा बिल्डर को नहीं देते, हम लोग सिर्फ सीधा ट्रस्ट अकाउंट में डालते हैं। हमारा पैसा बिल्डर के पास नहीं जाता, हमारे क्लाइंट्स का, वो सीधा लॉयर्स के ट्रस्ट अकाउंट में चला जाता है, वो पैसा हमारा सिक्योर्ड एंड सेव है। अच्छा, अब दूसरी बात तो आपने कही कि क्लोजिंग के टाइम में वो एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं, फिर इसके अंदर अपनी क्लोजिंग कॉस्ट देखिए, आपके एग्रीमेंट में क्लियर लिखा होगा क्या क्या क्लोजिंग कॉस्ट है। अगर कोई चीज क्लियर ही नहीं है तो फिर आप फंस गए। जैसे आपको पता है हम लोग क्लोजिंग कॉस्ट के अंदर जो डेवलपमेंट चार्जेस है उसको हम कैप करवा देते हैं, तो बिल्डर से ज्यादा ले नहीं सकता। हाँ, बिल्डर जगह जगह रास्ते ढूंढता है मैं कहां से एक्स्ट्रा खर्चा ले लूं, क्योंकि बिल्डर भी लॉस में जाता है। बिल्कुल, ज्यादातर बिल्डर्स जो है, मेजोरिटी ऑफ द बिल्डर्स लॉस में जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि 40% से ऊपर कॉस्ट बढ़ गई उनकी, लेबर कॉस्ट एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, वो भी लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो आपसे एक कैप कर दिया प्राइस एग्रीमेंट के हिसाब से, लेकिन उनकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। कईयों ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, सब कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, वो फिर भी बच गए, लेकिन उनके सब कॉन्ट्रैक्टर ही भाग गए बिल्डर के, तो वो फिर परेशानी में आ गए। तो ये जो फालतू पैसा ले रहा है एज पर एग्रीमेंट वो ले ही नहीं सकता, लेकिन अगर एग्रीमेंट के अंदर वीकनेस है तो जरूर उसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो बिल्डर फिर भी नहीं लेके आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बिल्डर ने बोला, पीछे केस भी हुआ था कि असाइनमेंट क्लॉज अलाउड है, फ्री अलाउड है, लेकिन आपने फाइन प्रिंट पढ़ा ही नहीं, उसके अंदर लिखा हुआ है 60 डेज से पहले कर सकते हैं। अगर 60 डेज और कम रह जाएंगे तो वो राइट ऑफ रिफ्यूजल बिल्डर के पास है। अगर आपने अप्लाई कर दिया 30 दिन पहले, अब बिल्डर उसको मिसयूज करेगा, वो कहेगा जी फ्री तो नहीं, अब या तो कहेगा मैं देता ही नहीं आपको असाइनमेंट क्लॉज, या कहेगा जी मुझे 25,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, जिसको आपके पास क्लाइंट जाके कहते हैं जी हमारी क्लोजिंग कॉस्ट बढ़ गई। उसके पीछे मुद्दा क्या था, उसके पीछे असलियत क्या थी, ये तो किसी ने सोची नहीं ना। फाइन प्रिंट पढ़वाए, उसमें क्या लिखा हुआ था जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि नोट नहीं करते लोग कई बार। जी सनम जी। साथ साथ कॉल्स भी लेते हैं 4165930055 लाइन 1। हेलो, नेक्स्ट कॉल। हेलो, thanks for taking my call. जी वेलकम। I have a question for PKG. PKG, if we have to invest now, what is between two options, like the long-term reconstruction or the townhouse for the resale? What do you say? Very good. टाउन होम फॉर रीसेल, अगर आप रीसेल मार्केट चलते हैं, मार्केट नीचे है, मार्केट कम है, ठोक बजा के जल्दबाजी मत करिएगा। आपके पास पूरे 4-5 महीने पड़े हुए हैं, 3-4-5 महीने पड़े हुए हैं, जल्दबाजी मत करिएगा। अच्छा नेगोशिएशन अगर हो रहा है तो आप बिल्कुल रीसेल इज ए वेरी गुड ऑप्शन नाउ, इमीडिएट क्लोजिंग,
15-20 दिन की क्लोजिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 3 महीने के आसपास की क्लोजिंग करते हैं, लंबी क्लोजिंग करते हैं, तो अपने लेंडर को कह के पहली कंडीशन डाल दीजिए कि मेरे उस घर की अप्रेजल विद इन वीक होनी चाहिए, ताकि वो अप्रेज्ड वैल्यू के ऊपर कल को झटका ना लग जाए आपके ऊपर। ये इसको कहते हैं वर्किंग फॉर द मनी, यानी आपने लिया, उसको रेंट पे चढ़ा दिया और चढ़ाने के बाद यू आर वर्किंग फॉर द मनी, इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट कम बिजनेस। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरा टाइम नहीं है ये सब देखने का, मैं अभी मॉर्गेज भी नहीं लेना चाहता, मैं अभी टेनेंट भी नहीं लेना चाहता, मेरा मनी शुड वर्क, माई मनी शुड वर्क, तो गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मिनिमम 4 ईयर, मिनिमम 4 ईयर बता रहा हूँ सर, इससे नीचे मत आइएगा। लेकिन अगर प्राइस वाकई बहुत अच्छा मिल जाता तो मैं 3 साल तक सोच सकता हूँ, लेकिन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू गो फॉर ए लॉन्गर क्लोजिंग। ये आप अपना नेचर, अपनी आदत, अपनी जैसे आपकी पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से सोच लीजिए कहाँ आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं। ठीक है सर जी। एंड नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो जी जी, मुझे एक सवाल है, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी, प्लीज गो अहेड सर, बताइए। देखिए साहब, मेरा जो मॉर्गेज है वो स्कॉशिया बैंक से है। वो स्कॉशिया बैंक वाले ये करते हैं कि जब ये इंटरेस्ट रेट हाई हो रहा है तो रीपेमेंट भी बढ़ती जाती है। तो नहीं, वो तो सबके साथ है, स्कॉशिया नहीं सबके साथ है ना जी। नहीं, लेकिन नॉर्मली कभी ऐसा होता है जैसे किसी का 3000, मेरा एक फ्रेंड है उसका 3000 रीपेमेंट था, मॉर्गेज पेमेंट, इंटरेस्ट रेट हाई हो गया तो पेमेंट वही है 3000, तो भी उसका फिक्स्ड इंटरेस्ट है ना, इसीलिए सर दोनों में फर्क है ना सर। अगर आपका रेट फिक्स्ड आपका रेट टर्म है तो आपके किस्त नहीं बढ़ेगी। मान लीजिए आपने फिक्स लिया हुआ है 3% के ऊपर और वो उसका अमोर्टाइजेशन 25 साल है, 30 साल है, डजंट मैटर, और अगर आपकी वो 5 साल की है तो वो 5 साल तक जब तक वो क्लोज नहीं होती तब तक आपका फिक्स ही रहेगा, आपका बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर आपके फ्रेंड ने वेरिएबल लिया होता और मान लीजिए उसने लिया होता प्राइम -1, तो अब जब प्राइम बढ़ता जा रहा है तो उसका भी बढ़ता जाएगा, लेकिन -1 ही रहेगा। मान लीजिए प्राइम था 1.25, वो बढ़ के हो गया प्राइम मान लीजिए 3.7, तो नेचुरली 1.2 मान लीजिए, चलो 1.2 से 3.7 हुआ तो 2.5 उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो उसकी किस्त भी बढ़ती जाएगी। और वेरिएबल वालों के लिए अब मान के चलिए साल के एंड तक लगभग 40% आपकी किस्त बढ़ जाएगी, ध्यान रख लीजिए। अगर आप 1000 दे रहे थे तो 1400 हो जाएगी। ये आपका पहली बात का जवाब है। आगे बताइए सर, आप क्या कह रहे थे? और हेलो जी पीके जी 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 जी, तो भाई साहब को शायद गलती लगी, वो स्कॉशिया बैंक का मतलब नहीं है ये कि आपने क्या लिया हुआ, कौन सी टर्म में लिया हुआ है। अगर आपने वेरिएबल में लिया हुआ तो नेचुरली जब प्राइम बढ़ेगा तो आपकी किस्त बढ़ जाएगी, जब प्राइम कम होगा तो आपकी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने फिक्स लिया है तो वो उस टर्म के लिए, मान लीजिए 5 ईयर्स है, 4 ईयर, 3 ईयर है, जितनी भी टर्म है उस टर्म के लिए चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़े या घटे, आपका तो फिक्स हो जाता है, तो उसमें वो बैंक ना बढ़ाएगा ना घटाएगा। ठीक है जी। अगर आपने कुछ और पूछना तो आपका फोन कट गया, दोबारा कॉल कर सकते हैं सर जी। एंड नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो, हाँ जी सर बताइए। my question is, if I have to sell our smaller house and go for a bigger house, is it a good time? Yes sir, yes, but I strongly recommend to put your house on list first. This is a time when we are expecting price to go down, so I would love to sell my house first, put on listing, sell it out, make a closing for minimum 2 to 3 months, and within that time choose your house. And this is the best time for that because you have more options, prices are not going up, you have more flexibility, but sell your house first. Okay sir? जी। एंड नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो, हाँ जी जी जी, बहुत शुक्रिया कॉल लेने का। मेरा क्वेश्चन है के साहब से ये कि जो लेट्स से किसी की वेरिएबल मॉर्गेज है तो इंस्टॉलमेंट तो वही रहेगी ना अंटिल रिन्यूअल, बेशक नो नहीं, मैं आपको बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने कहा वेरिएबल है, ठीक है ना जी? चलो वेरिएबल क्या है, मान लीजिए आपका वेरिएबल है प्राइम -1, उसमें लिखा होता है प्राइम -1 है, क्लियर लिखा हुआ है। प्राइम पहले क्या था, मान लीजिए 2% था, वैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए 2% था, तो आप इंटरेस्ट जो दे रहे थे 2% -1%, आप 1% इंटरेस्ट दे रहे थे प्लस प्रिंसिपल की पेमेंट। अब जब प्राइम 2 से बढ़कर 3.7 हो गया तो आपका अभी भी प्राइम -1 है, तो 3.7 से -1 किया
तो बैलेंस रह गया 2.7। अब आपका इंटरेस्ट रेट 1% नहीं होगा, 2.7 होगा, तो उसके हिसाब से आपकी किस्त बढ़ गई। प्रिंसिपल, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो वेरिएबल का यही होता है सर कि जब प्राइम बढ़ता है आपकी किस्त बढ़ जाती है, आपका जब प्राइम कम होता है किस्त कम हो जाती है। वेरिएबल के अंदर आपको सॉलिड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी किस्त बढ़ जाएगी, होस्ट आप अफोर्ड ना कर सके। लेकिन अगर आपने मान लीजिए फिक्स किया था कि जमाने में 2% के ऊपर, तो आज इंटरेस्ट रेट चाहे 4% हो गया, आपका 2% ही बैंक चार्ज करेगा, क्योंकि उसका नाम ही है फिक्स्ड, वो फिक्स हो चुका है 5 साल के लिए। अगर आपने 5 साल की टर्म ली है तो आपकी किस्त नहीं बढ़ेगी। पर वेरिएबल में क्योंकि इंटरेस्ट के अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपका भी बढ़ जाएगा, घटेगा तो आपका भी घट जाएगा। ठीक है सर जी। एंड नेक्स्ट कॉल। हेलो, Am I on the line? हाँ जी। Sir, my question is, one of the realtor has connected me and they are asking me to invest in pre-construction. And one bedroom was there in the downtown Toronto, something around 850 and 2027, and he was promising something 1 to 1.1. So, sorry, be little slow. You are cutting off. He was suggesting to buy 1 bedroom and then in downtown Toronto, closing mid 2027. That's what you are talking, right? That's right, sir. And he's promising me that he will get something 1 to 1.1 till the time it's closing time. So my question what is 1 to 1.5? What is that? The profit. I mean the profit. 1 to 1.25 means percentage or 100,000. I mean 750 to 800. 850 is the condo right now. So till the time 2027, it becomes 1 million to 1.1 million. Okay. Good. So sir, he is talking about Electra condos. Am I right? Yeah. ठीक है. So now, if that gentleman is giving you guarantee, take it in writing with the lawyer. डॉक्यूमेंट बना लीजिए उसके साथ, बोलो लिख के मेरे साथ डॉक्यूमेंट बनाओ, एक एग्रीमेंट टाई करो कि यू विल गिव मी मिनिमम 125,000 प्रॉफिट इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट। पर उसका एग्रीमेंट बनाने से पहले उसकी खुद की भी औकात देख लीजिए, क्या उसकी वर्थ है। ये ना हो कि वो खुद ही बैंकरप्ट होकर बैठ जाए। राइट, वर्बली कोई बात नहीं होगी, ईमेल में कोई बात नहीं होगी, लिख के कोई बात नहीं होगी, ये पूरे डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट बना के साइन करवा लीजिए। फिर जो क्या वो देता है आपको। मैं साथ साथ आपको ये भी बता देता हूँ, इलेक्ट्रा इज ए गुड प्रोजेक्ट, ये बुरा प्रोजेक्ट नहीं है, प्रॉफिट है, इससे ज्यादा भी हो जाएगा। मैं बता दूं, आप हमारे में आ जाइए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मिल लीजिए हमारे को, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। लेकिन एक इंसान जो आपको बोल रहा है कि गारंटी दे रहा है, तो उसकी गारंटी को क्यों नहीं लिख के कर लेते आप। बिल्कुल प्रॉफिट है, इससे ज्यादा भी है, आई एम श्योर होगा, क्योंकि 2027 में इलेक्ट्रा की क्लोजिंग है। जार्विस और डंडास के पास है, बड़ा अच्छा बिल्डर भी बहुत अच्छा है मैंकिस, और लोकेशन भी बड़ी अच्छी है, प्राइस भी बहुत अच्छा है, आई एग्री। पर कोई बंदा ये कह रहा है जी मैं गारंटी दूंगा, तो क्यों ना उसको लिख के लीगल डॉक्यूमेंट बना लिया जाए। क्या कहते हैं भाई साहब इस बारे में। फोन बंद हो गया आई थिंक। हाँ जी सर, आप ऑनर हैं। हेलो, आपकी आवाज ना बहुत स्लो आ रही है और बहुत फास्ट आ रही है, तो समझ नहीं आ रहा। जल्दी थोड़ा स्लो बोलिए, आगे बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप। Yeah, my question is, if I invest in GTA market, not GTA, in Toronto, and if I want to invest in Waterloo, Kitchener, Hamilton, what is the price jump, sir, in the Waterloo? Yeah. So it never depends on the area. It depends on the project. What project you are talking about? देखिए, मान लीजिए ये इलेक्ट्रा है, इसकी क्लोजिंग 2027 मिडिल में है। अगर इसकी क्लोजिंग 2026 में होती तो इसका प्राइस कम होता, अगर 25 में होती तो और कम होता, 23 में होती तो मैं शायद लेता ही ना, 24 में भी मैं लेता ही ना। तो इट ऑल डिपेंड्स, बिल्डर क्या है, लोकेशन क्या है, प्राइस एज पर लोकेशन क्या है, और ड्यूरेशन क्या है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑल इन्वेस्टमेंट्स। कितनी देर के बाद वो क्लोज होगा, क्योंकि आप तो सिर्फ 15% दे रहे हैं। 15% देने का मतलब होता है कि अगर $1 कीमत बढ़ रही है तो आपकी
मिनिमम 7 टाइम्स बढ़ रही है, क्योंकि आपने तो सिर्फ 7 गुना कम पैसा दिया है ना। $1 आपके लिए 6 से 7 टाइम काम कर रहा है। ये सारी बातें देखी जाती हैं, डेमोग्राफिक्स क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। इसके लिए मैं 40 मिनट 50 मिनट हर अपने क्लाइंट के साथ बैठता हूँ, उनको सारी बात समझाता हूँ, उसके बाद वो घर जाके फैसला करते हैं। सिर्फ ये कह देना कि किसनर बेटर है या ये बेटर है, ये बिल्कुल गलत है। ये सोचना, हमको प्रोजेक्ट के हिसाब से सोचना पड़ता है। हमारी टीम एवरी ट्यूसडे बैठती है इन्हीं कामों के लिए, चेकलिस्ट कि क्या प्रोजेक्ट बेटर है क्या नहीं है, 7 दिनों में क्या प्रोजेक्ट आया और क्या बेचना चाहिए क्या नहीं बेचना चाहिए। कई बार तो क्लाइंट एजेंट इसलिए भी बेच देता है कि इसको कमीशन ज्यादा मिल रही है, वो अपने 5-7 हजार के चक्कर में क्लाइंट का सत्यानाश हो जाता है, वो बेचारा मर जाता है, फंस जाता है। जी। पिछले मेरे सेमिनार्स या मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जिनमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं: बिल्डर, लोकेशन, प्राइस एज पर लोकेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके अलावा सब क्लॉजेज और भी बहुत हैं, एमिनिटीज क्या है इसके अंदर, बहुत कुछ आता है इसके अंदर, बिल्डिंग कितनी बड़ी है, वो चीजें बात की है, पर मेन 4 बातें ये हैं। ठीक है। एंड लास्ट कॉल। हेलो जी, बात होगी सर आपकी? जी मेरी नई बात नहीं हुई थी। हाँ जी, बताएं। जी, मुझे पूछना ये था कि ये किंगस्टन में एक कंडोमिनियम आए थे क्राउन कॉन्डो के नाम से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। उनका बिल्डर भी जा रहा है या वो अभी तक स्टे करेगा? सर जब तक नहीं जा रहा तब तक शांति से बैठिए। अब मैंने आपने क्योंकि नाम ले दिया तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। सिर्फ गूगल कर लीजिए और पता चल जाएगा कि बिल्डर कितना सॉलिड है। क्या आपने लेने से पहले किया था सर, उसका प्रोफाइल चेक किया था? प्रोफाइल उसका किसी हद तक चेक किया था, उसने 8-9 प्रोजेक्ट किए हुए हैं। हाँ तो ठीक है सर। तो नो न्यूज इज ए गुड न्यूज, तो आपको गुड न्यूज ले लीजिए, मेरा मन ये कहता है, और मेरे हिसाब से बिल्डर चलेगा आगे। ठीक है सर? चलो ठीक है सर। नॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्डर बट नॉट ए वीक बिल्डर। जी ओके, थैंक यू पीके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Sonam. For any real estate need, you can contact me 647-299-4757. Any suggestion, any inquiry, if you want to meet me, 3 days in a week I meet, Monday, Thursday and Saturdays, by appointments only. You can text me and we will call you back and make an appointment. 647-299-4757. I repeat, 647-299-4757, or you can visit teamsabarwal.com. Thank you very much. थैंक यू जी, शुक्रिया।